सियासत में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन मुल्क में कोई मामलात हों, मसाइल हैं, तो उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। सियासत में नहीं आना चाहिए फ़ौज को, बाकी किरदार अच्छा है उसका, फ़ौज कहाँ बनी जगह। ये तो फ़ौज का काम तो नहीं है सियासत में आना, फ़ौज का काम तो यही है जो उसकी जिम्मेवारी है मुल्क को संभालना, वो का उनका काम ये है। मतलब ऑब्वियसली हमारा मुल्क आर्मी से ही चल सकता है, मतलब नॉर्मल सियासत से तो मैं नहीं समझता कि मुल्क को ही चला सकता है। उसका किरदार तो सही है, फ़ौज आ जाए तो अच्छा है इस हुकूमत से यार। ये तो जरदारी साहब ने तो पूरे मुल्क को धर्म भरम कर दिया यार। नहीं, फ़ौज का बेसिकली ये अवाम जो है ना, ये सिर्फ डंडा मांगती है। फ़ौज अगर फ़ौज आके सब कुछ, अब ये देखा गाड़ियाँ खड़ी हैं सब, अभी एक गाड़ी आएगी, एक रूल अप्लाई करेगा ना, फ़ौज इम्प्लीमेंट करवा सकती है रूल को। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हो जाएंगे, फ़ौज के बगैर कोई चारा नहीं हो तो ज़रूर आना चाहिए। पाकिस्तान फर्स्ट। पहले अयूब खान का दौर इतना खुशहाली का दौर था, तमाम साइड की मिलें चलती थी, दिन रात चलती थी, कोई मजदूर बेरोज़गार नहीं था। हम तो ये चाहते हैं कि फ़ौज जो है ना सिर्फ सरहदों पे रहे। दिल की बात ये है कि फ़ौज को हम पसंद करते हैं, मगर सिर्फ बॉर्डर के लिए। नाज़रीन, आपने देखी ये अवाम की राय, फ़ौज को पसंद करते हैं लेकिन सिर्फ बॉर्डर के लिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल भी देखा। शायद जो हमारे सियासतदान हैं उनकी जो गवर्नेंस है उससे इतने उकताए हुए ये लोग हैं कि मजबूरन ये बात भी कहते हैं कि फ़ौज को ही आ जाना चाहिए। क़य्यूम साहब, आप मुझे बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको मुक़द्दस गाय के तौर पे लिया जाता है, वो जमहूरी हुकूमतों को इतना पनपने ही नहीं देती, इतना स्ट्रेंथ नहीं होने देती, अपना होल्ड हर जगह रखना चाहती है। ISI की अगर बात करें तो उसके पॉलिटिकल विंग्स काम कर रहे होते हैं, जबकि ISI का तो ये रोल है ही नहीं। ये सब सारे इल्ज़ामात हैं, किस तरह से आप दिफा करेंगे? देखें, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि एक सिविलाइज्ड मुआशरे के अंदर, एक ऐसे मुल्क में जहाँ जमहूरियत है, वहाँ सारे फ़ैसले जो पॉलिसी फार्मूलेशन है जो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर है, वो तो हुकूमत और अवामी नुमाइंदगान को ही हमेशा करनी होती है। जहाँ तक आर्म्ड फोर्सेस या इस तरह के बाकी इंस्टीट्यूशन हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते नहीं, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में हमने 3-4 स्याबाब रकम किए जब आर्म फोर्सेस की इंटरवेंशन हुई, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ, और इसको तो इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि ये ना आर्म फोर्सेस के फ़ायदे की बात थी, ना मुल्क के मफाद की बात थी। और आइंदा भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो दिन हमें ना दिखाए कि हमें कहीं आर्मी को सिविल मामलात में मुदाखलत करनी पड़े, चूँकि ये किसी लिहाज से भी जस्टिफाई नहीं हो सकती। मुदाखलत कम तो नहीं हुई है, थोड़ा सा मेरा ख्याल है। ओके, आप मुझे टाइम देना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी अगर अच्छा, दूसरी बात ये समझने वाली है कि देखिए, पॉलिसी तो बनती है गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, लेकिन पॉलिसी की इनपुट्स जो हैं वो सारे अदारों की तरफ से बड़ी अहमियत के साथ दी जाती हैं। मसलन अमेरिका की भी सारी जो पॉलिसीज़ बनती हैं उनका सारा उनका पेंटागन से भी आता है, उनका नेशनल सिक्योरिटी के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उसकी तरफ से भी आते हैं, डिफेंस की तरफ से भी आता है, और ऑप्शंस दी जाती हैं। फाइनल डिसीजन हुकूमत का काम होता है, वो कहती है कि ओके हम ये करना चाहते हैं। अभी अगर आप ये कह रही हैं, जो अभी आप बात कर रही थी कि इसके अंदर फ़ौज की इंटरफेरेंस है, ISI की इंटरफेरेंस है, तो वो नाजायज़ है, वो गलत है, और वो उस हद तक की होगी जिस हद तक हुकूमत उसको बर्दाश्त करेगी और अलाउ करेगी। अभी ये गिला शिकवा जो है हमने हुकूमत की तरफ से तो कभी नहीं सुना। आपस में बैठ के ये करते हैं, इन्होंने अपने सारे तकरीबन सेक्रेटरीज GHQ में भेजे और वहाँ बैठ के पॉलिसी, तो ये इनको किसने कहा कि ऐसे किया जाए? मैं मियां साहब के दौर की बात करूंगी। मुशाहिदुल्लाह साहब यकीनन मेरी बात की तायद ज़रूर करेंगे कि जब कारगिल हुआ, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उनकी नॉलेज में लाए बगैर कारगिल ऑपरेशन कर दिया गया, तो ये किसकी अहमियत हुई? वो तो एक जमहूरी हुकूमत थी ना, तो जमहूरी हुकूमत के होते हुए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को ये बात बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि माजी में कोई गलती नहीं हुई है, मैंने कारगिल का जिक्र नहीं किया, मैं उस वक्त भी खिलाफ था कि इसकी बहुत सी इम्प्लिकेशंस हैं डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, बट चूँकि मैं ना मेन स्ट्रीम में था, ना मैं अफवाज पाकिस्तान के अंदर था, मैं डेपुटेशन के ऊपर चेयरमैन था POF का, तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिविजुअल राइज तो हो सकती हैं, और ये गलतियाँ थीं जिसको कभी भी जब मुअर्रिख तारीख़ लिखेगा तो उसे पता है कि ये ब्लंडर्स थे और ये नहीं होने चाहिए। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि देन टेक देम टू टास्क। होता ये है कि जब कोई सूरमा उधर से उठता है
اور وہ اٹھ کے آ کے کنٹرول کر لیتا ہے تو سب سے پہلے فوری طور پہ جو دنیا کے پاکستان کے بیسٹ وکیل ہیں ہمارے شریف الدین پیرزادہ صاحب جیسے جن کو جادوگر کہتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں. ججز سپریم کورٹ جو ہے آگے آ جاتی ہے. ہر پارٹی کے میجر وہ لوگ جن کو اپنی پارٹی میں منسٹر آف سٹیٹ بھی کوئی نہیں بنا سکتا وہ آ کے پرائم منسٹر کا عہدے لے لیتے ہیں, اپنی مرضی کی منسٹریاں لیتے ہیں, تو ہم آگے چلنا شروع ہوتے ہیں. پھر احتساب نہیں ہوتا چونکہ وہ ریگولرائز ہو جاتا ہے. ہمیں اگر یہ سب کچھ کرتے جائیں. مشاہد اللہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ہمارے دو ادارے الگ الگ کیوں نظر آتے ہیں؟ ہماری سیاسی حکومتیں الگ نظر آتی ہیں, ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ ایک عسکری جو قیادت ہے وہ ایک الگ نظر آتی ہے. چاہے کیری لوگر کا بل ہو, اس کے بعد جیسے کارگل کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا اس کا بھی, ایون یہاں کے ڈرون حملوں پہ ہماری عسکری قیادت کہتی ہے کہ جی ہمیں حکومت اگر کہے گی تو ہم اس کو روکنے کی یا ان کو ختم کرنے کی یا ان کو مار گرانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں, لیکن ہماری حکومت کو خاموش رہتی ہے. ایبٹ آباد آپریشن میں پہلے ایک بیان آتا ہے کہ جی ریڈار حکومت کا آ جاتا ہے, ریڈار ہم کام نہیں کر رہے تھے, اس سے پتہ نہیں چلا, وہ کہتے ہیں کہ فوجی حکومت کی طرف سے بیان آتا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن کب تک رہے گا؟ ہم دو چیزوں کو کب تک لے کے چلتے رہیں گے؟ کیا ہمارے سیاسی قائدین میں, سیاسی رہنماؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو تھوڑا پیچھے دھکیل دیا جائے, ان کو کہا جائے کہ جی جو آپ کا دائرہ کار ہے آپ وہیں تک رہیں؟ دیکھیں نادیہ, اس بات کی بھی کوشش ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, آج بھی ہو رہی ہے, ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے اور عوام کو سمجھانے کی بھی ہے. یہ نذیر ناجی صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, انہوں نے ہر دور کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, اور یہ ہمارے جنرل صاحب بھی جو ہیں بے نظیر کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا سارا. دیکھیں اب میں ایک منٹ میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں کہ 1954 سے فوج ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس ملک میں حکومت کر رہی ہے. جب وزیر دفاع کی حیثیت سے وردی میں ایوب خان جو ہے کیبنٹ میں آگے بیٹھ گئے تھے, پھر 56 کا مارشاء اللہ لگا, پھر اس کے بعد 58 کا مارشاء اللہ لگا, پھر اس کے بعد یحییٰ خان کو وہ سپرد کر کے چلے گئے, اور یہ سلسلہ 1971 کے اینڈ تک جو ہے نا چلتا رہا. اور اس کے بعد پھر ایک ٹینور بھٹو صاحب کا آیا, وہ تھوڑا سا 4-5 سال کا, پھر ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا. پھر ضیاء الحق کے بعد کچھ حکومتیں, اس کو باقاعدہ نظر آتا تھا کہ پیچھے سے بیٹھ کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پولرائز کرتی تھی, ایک دوسرے کو لڑاتی تھی, اپنے سویلین ایجنٹس بھی چھوڑے ہوئے تھے. ظاہر ہے جن لوگوں کا جنہوں نے زیادہ حکومت کی ہوئی ہو ان کے اداروں میں اثر و نفوذ زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے کچھ سیاستدان بھی پیدا کیے تھے جو آج تک بھی ہیں. پھر پرویز مشرف نے, آپ نے دیکھے جو کچھ, اب وہ جتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, آپ شروع میں پرویز مشرف کی بات کر رہی تھی کہ جی میں تو بش کو فون کرتا تھا. بھائی بش کو آپ فون اس لیے کرتے تھے کہ آپ نے نہ کوئی معاہدہ کیا امریکہ سے, نہ کچھ کہا. یہ جو ناجی صاحب نے کہا نا کہ ہم کرائے کے ٹٹو ہیں, بھائی کرائے کے ٹٹو کے نخرے تو اٹھائے جاتے ہیں نا جب تک وہ یعنی کہ وہ مال برداری کر رہا ہے. تو جب وہ مال برداری ختم ہوتی ہے تو آج پرویز مشرف کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. مشاہد اللہ صاحب پھر ہم اپنے سیاستدانوں کا کیا کریں؟ کون سی جماعت ہے جس نے ملٹری, میری بات تو سن لینا, آپ پوری بات تو سن لیں ذرا سی. اب میں نے 1 منٹ آپ سے مانگا تھا, 1 منٹ تو دے دیں. جی سر. بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ بھٹو صاحب بالکل فوج سے آئے تھے, یعنی کہ ان کی سرپرستی میں انہوں نے بھی سیاست شروع کی, میاں صاحب نے ضیاء الحق کے, لیکن ان دونوں نے, یہ واحد 2 لیڈر ہیں جنہوں نے ایگزرٹ کیا, جنہوں نے ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں, جمہوریت کو اپنا کام کرنے دیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود کام کرے. لیکن ان کا جو اشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود آج بھی بھٹو صاحب تو اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ ایگزرٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو غلط یعنی کہ اس کا تاثر لیا جاتا ہے کہ وہ فوج کے خلاف ہیں. حالانکہ جتنے شاید فوج کے حق میں میاں صاحب ہیں یا نذیر ناجی صاحب اس کی گواہی دیں گے, لیکن وہ جو بات کہتے ہیں اس کو مثبت نہیں لیا جاتا. وہ جو بات کہتے ہیں وہ فوج کے حق میں جاتی بات. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے آئینی دائرے میں رہ کے ہر ادارے کو کام کرنا چاہیے, ورنہ آج جو ہم عالمی تنہائی کا شکار ہیں, آج جو دنیا چائنا سمیت ہمیں آ کے سمجھا رہی ہے کہ بھائی تم اپنے معاملات ٹھیک کرو. اچھا, مشاہد اللہ صاحب کچھ عرصے پہلے تک پارلیمنٹ میں چودھری نثار صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا, اور میاں صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ISA کا جو پولیٹیکل ونگ ہے, جبکہ وہ 2008 میں صدر زرداری نے بند بھی کروا دیا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ ایکٹیو ہے اور ابھی بھی ان کی سرگرمیاں جاری ہیں. تو یہ آپ لوگوں پہ بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ ISI اتنا ہی کرتی ہے جتنا سیاستدان اس کو کہتے ہیں, جتنا میدان میں سیاستدان اس کو گھسیٹتے ہیں وہ اتنی ہی میدان میں آتی ہے. یہ ذمہ داری تو آج ہماری پہ سیاستدانوں پہ. میری بات سنیں,
मेरी बात सुने, परवेज़ मुशर्रफ साहब रोज़ाना बैठ के झूठ बोलते हैं। ISI 1974 में उसका पॉलिटिकल विंग बना भुट्टो साहब के दौर में। ISI के सारे डायरेक्टर जो हैं आर्मी चीफ नॉमिनेट करता है, ISI का जो चीफ होता है वो जर्नल होता है। तो कौन सी बात कर रहे हैं जी, हुकूमत उन्हें जो वो कहती है करती है। हुकूमत तो आपने अपने दौर में ISI का पॉलिटिकल विंग क्यों नहीं खत्म किया जो जरदारी साहब ने किया? असल में आप ये चाह रही देखें, ये जमहूरियत ट्रांजिशनल पीरियड में होती है और ख़त्म कर दी जाती है, एकदम सारी बातें नहीं होती। 2008 में आते ही जरदारी साहब ने पहले ही साल में पॉलिटिकल विंग नहीं किया था। आपको किसने कह दिया ये ख़त्म किया था? ये बिल्कुल गलत बात है। कोई ऐसा खत्म हुआ है नहीं, ऑन पेपर भी खत्म नहीं हुआ, ना कोई ऐसा ऑर्डर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कयूम साहब ऐसा नहीं है, ISI का पॉलिटिकल विंग अभी भी काम कर रहा है। मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो पूरी होने देना। आप सवाल करती हैं फिर जवाब चलिए मुशाहिदुल्लाह साहब कर लें। वजारत दाखिला के अंडर में देने की कोशिश, वजारत दाखिला के अंडर में देने की कोशिश की थी उन्होंने। चंद घंटों के बाद वो कोशिश जो है ना वो रायगां गई, तो कहाँ से अंडर में हो गया? बिल्कुल वापस हो गया। तो नोटिफिकेशनों से वैसे अंडर में भी नहीं आता। मैं जो आपसे कह रहा हूँ नुक्ता कि उसका जो चीफ होता है वो जर्नल होता है, उसके सारे डायरेक्टर आर्मी चीफ नॉमिनेट करता है। तो वजीर आजम की क्यों बात सुनेगी ISI, या उनका पॉलिटिकल विंग क्यों उनकी बात सुनेगा? देखें ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी और उस वक्त होंगी जब जमहूरियत को मौका दिया जाएगा। मौका तो मिलता नहीं है और हम इतनी तवक्को कर लेते हैं जमहूरियत से कि जमहूरियत जो है वन फाइन मॉर्निंग उठ के सारे काम कर देगी, नहीं कर सकती। और वैसे जमहूरियत में कुछ खराबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं, अच्छाइयां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जब तक स्टेबल ना हो, मैकेनिज्म ना बने, उस वक्त तक आप इस तरह की बातें जो हैं। ठीक है, मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ जो एक परसेप्शन है वो ये है, और ये शायद काफ़ी हद तक सही भी है, कि हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। हम तो इस बात पे अभी तक खुश थे कि ISI का पॉलिटिकल विंग ख़त्म हो गया है। आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल विंग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कयूम साहब आप बताइएगा। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि अभी हम बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, बहुत सिचुएशन ख़राब है, और इस सिचुएशन पे हमें जब टीवी के ऊपर आते हैं तो खुदा को हाज़र नाज़र करके हमें बात अनबाइस्ड और स्ट्रेट और सिंसेरिटी से करनी चाहिए। देखिए, हम अभी 3.5 साल से ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो इसको किसने रोका है कि वो चेंजेस को जो लाना चाहे वो लेके आ जाए? तो इसलिए अगर आपको 3 साल 4 साल, मैं ये कभी भी जस्टिफाई नहीं करता कि मिलिट्री को आके चेंज कर देना चाहिए, लेकिन दरमियान में पॉलिटिकल स्पेल्स भी आते हैं और पूरी अथॉरिटी होती है, हमें सबको करना चाहिए। अगर आज भी आर्मी और ISI की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत से ज़्यादा है या अनडिज़ायरेबल है तो बिल्कुल वो नहीं होनी चाहिए। अब ये कहना कि देखें मैं ये कहता हूँ, देखें मेरे ख्याल में आज ISI की पॉलिटिकल साइड के ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अपरेंटली तो यही लगता है। अगर हुकूमत उसको इस्तेमाल करना चाहेगी या अगर आर्मी उसको गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी तो वो बहुत गलत होगा। अच्छा, दूसरी मुर्शदुल्लाह साहब की जो बात है ना, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ISI का हेड तो जनरल इसलिए होता है कि ये इंटर सर्विसेज जो है इंटेलिजेंस का एक सेटअप है जिसके पूरी बैनुल-अक़वामी सतह तक भी, रीजनल भी, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल होता है और ये डील करता है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक वक्त में बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा कि मुझे सर्विंग जनरल नहीं चाहिए, मुझे रिटायर्ड जनरल चाहिए, तो वो उन्होंने जनरल कल्लू को लगा लिया फॉर सम टाइम। सिमिलरली जनरल अपने मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में भी उनकी मर्ज़ी के ऊपर ये पैनल जाता है जिसके अंदर से वो पिक करते हैं। बाकी इसमें डायरेक्टर्स वाकई फ़ौज के होते हैं, कोई मेजर जनरल्स भी होते हैं, सिविलियंस भी लोग हैं, लेकिन इसकी तहारत अगर करनी है तो किसने करनी है? देखिए, हम लोग जब अभी अल्लाह का करम है, पार्लियामेंट है, सेनेट है, पूरी आपकी नेशनल असम्बली वगैरह हैं, इनके अंदर बैठ के तो हमें इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आइंदा ऐसी बातें ना हो। अभी हम अगर ब्लेम गेम में पड़ेंगे, फौज भी हमारा अपना अदारा है, इंटेलिजेंस सर्विसेज को भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो
देखे ना, इंडिया या इजराइल तो ISI को सपोर्ट नहीं करेगा, हमें करना है। और हमें बैठ के, अच्छा एक आखिरी इतना ये है कयूम साहब, मसला सिर्फ इतना ये है कि हमारे सियासतदान शायद या तो वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, या वो डरते हैं किसी ना किसी चीज़ से, क्योंकि अगर माजी को देखा जाए तो यही होता रहा है, जिस सियासतदान ने आगे आने की कोशिश की है, ये सियासत जमहूरी हुकूमतों को मजबूत करने की कोशिश की है, अपना टेन्योर कंप्लीट करने की कोशिश की है, उनको किस तरह से खड्डे लाइन लगा दिया गया। लेकिन बहरहाल ये अब इसका एक जवाब में इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जिन लोगों ने मसलन जुनैजो साहब खड़े हुए ना, तो आज तक जुनैजो साहब का नाम जिंदा है, प्राइम मिनिस्ट्री और नो प्राइम मिनिस्ट्री कोई बात नहीं। नवाज शरीफ साहब जो हैं आज भी फाल हैं, और अच्छी बात है, इसलिए हौसले से काम करना चाहिए। साहब हमें ज्वाइन करने का, नज़ीर नाजी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते, हमें ज्वाइन किया, और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने शुरू में हमें ज्वाइन किया, उनसे भी हमने उनका ओपिनियन शेयर किया। नाज़ीर मुख्तसरन बात ये है कि जो हाल ही में APC हुई, उससे पहले भी ये परसेप्शन था कि मरासला जो है वो GHQ की जानिब से मिलिट्री अकेडमी, मिलिट्री हमारी जो सियासी अस्करी क़यादत है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसकी जानिब से तैयार पहले ही हो चुका था, ये तो सिर्फ खाना पूरी की गई थी। कब तक हम इंटरवीन वो लोग हम जमहूरी हुकूमतों पे करते रहेंगे, और किस वक्त तक हम उन लोगों के दम भरते रहेंगे? फौरी तौर पे ज़रूरत है कि अपनी अपनी हदूद में, अपने अपने आइनी दायरे कार में रह के काम किया जाए। नादिम मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।